दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। फटाफट खबरें आप देख रहे थे और अब जनहित की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। जंगल राज, बिहार की सियासत में वो शब्द जो बीते 2 दशक में नीतीश कुमार को पॉलिटिकल माइलेज दे रहा है। जंगल राज ये शब्द नीतीश की सियासी गाड़ी को सत्ता के कॉरिडोर तक पहुंचाता रहा है, लेकिन 20 साल बाद समय का पहिया घूमा है। जंगल राज के स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स बदल गया है। जंगल राज के जवाब में विपक्षी महागठबंधन महाजंगल राज शब्द लेकर आई और संयोग देखिए कि सुशासन बाबू के राज में जो कुछ हो रहा है वो खुद ही महाजंगल राज के पॉलिटिकल नैरेटिव को जस्टिफाई करने के मौके भी दे रहा है। बिहार से आ रही अपराध की खबरें अपराधियों के बुलंद हौसले विपक्ष को पूछने का और जनता को सोचने का मौका दे रहे हैं। अगर लालू के दौर में जंगल राज था तो अभी क्या चल रहा है? क्या नीतीश के दौर को महाजंगल राज नहीं कहा जाएगा? बिहार में हुए एक बहुत ही दर्दनाक अपराध से शुरुआत करेंगे। घटना पूर्णिया की है, जहां 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 5 को न सिर्फ मार मार कर उनकी जान ली गई, बल्कि इसके बाद उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। यह साफ नहीं हो पाया है कि मारने के बाद जलाया या जिंदा ही जला दिया। मरने वाले 5 लोगों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। पूर्णिया के राधीगंज में पंचायत के टेटगामा गांव की यह वारदात है। इसकी वजह और भी हैरान करने वाली है। सामने आया है कि एक महिला को डायन बताया जा रहा है और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही और अपडेट सामने आएगा आप तक पूरी जानकारी रखेंगे। लेकिन 24 घंटे में बिहार में एक नहीं बल्कि 4 वारदात हो चुकी है। एक बार पूरा का पूरा क्राइम सीन आपके सामने रखते हैं। पूर्णिया की वारदात आपने देख ली। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बाकी 3 तस्वीरें भी देखिए। पहली तस्वीर नालंदा की है, जहां 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां अजित कुमार नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, 4 लोग घायल हैं। इन तस्वीरों ने बिहार में चुनाव से पहले फिर सवाल सुलगा दिया है कि यहां कानून नाम की चीज है भी या नहीं है। और ये सारी घटनाएं ऐसे वक्त हुई हैं जब हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस ने पहले ही नीतीश सरकार की परेशानियों में इजाफा कर रखा है। नीतीश राज सवालों के घेरे में है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका केस में फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का मुआयना कर चुकी है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और 2 दिन पहले बिहार पुलिस बेऊर जेल में छापेमारी भी कर चुकी है। सूत्रों का दावा है कि अब जाकर उमेश नाम का शूटर गिरफ्तार हुआ है। डिटेल आना इस बाबत अभी बाकी है। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली थी। शूटर पटना साहिब का रहने वाला है। लंबा आपराधिक इतिहास रहा है इस शूटर का। हमले से जुड़े और लोगों की तलाश में पुलिस कई शहरों में दबिश डाल रही है, कोशिशें कर रही है। इससे पहले कुछ संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए, लेकिन हत्या का मोटिव अभी तक साफ नहीं है। देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं तक पहुंच। बड़ा सवाल है कि सुशासन बाबू के राज में यह हुआ क्यों?
यही नाकामी नीतीश राज को कटघरे में खड़ा कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद 5 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। डीजीपी और बड़े पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की जानकारी दी। लॉ एंड ऑर्डर को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लेकिन नीतीश के सख्त निर्देशों के बाद भी बदमाशों में बिहार पुलिस का कोई खौफ है, ऐसा दिखता ही नहीं। बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। सुशासन सीएम नीतीश कुमार की सियासी यूएसपी रही है, लेकिन कानून व्यवस्था का यही सवाल उनके लिए चुनावी जंजाल बन रहा है। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार में लोगों की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। शराबबंदी, बालू माफिया, अनाज माफिया बिहार में सरेआम है। पिछले 2-3 साल से लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। जब घर का मुखिया ही अचेतन अवस्था में रहेगा तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक नीतीश कुमार पर आक्रामक है। उन्हें सरकार चलाने में, कानून व्यवस्था संभालने में अनफिट बता रहे हैं। जवाब में जेडीयू और बीजेपी के पास वही रटा रटाया पलटवार है कि जरा 2005 से पहले का लालू राबड़ी का दौर भी याद कर लें। अपराधियों को किसी हालत में भी इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बकसना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और तो 2005 के पहले क्या क्या हुआ था, कितने व्यवसायी की हत्या हुई, अपहरण हुआ, और अपहरण का डीलिंग कहाँ से होता था। मेरे खुद के भाई का अपहरण हुआ था। नॉर्मली जब भी ये घटना हुई है, घटना तो कहीं भी हो सकता है, बिहार में कम से कम प्रायोरिटी सरकार की आज से नहीं, डे 1 से, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, अगर एक प्रायोरिटी हमेशा रहा जिस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो कानून व्यवस्था थी। और आज भी सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर प्रतिबद्ध है कि वट में कम, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इतना मैं जरूर बिहार के जनता को आश्वस्त करता हूँ। असल में लालू राबड़ी का दौर ही ऐसा था जिसने जेडीयू बीजेपी को जंगलराज के नैरेटिव का मौका दिया। 20 साल पहले नीतीश सत्ता में आए ही इस दम पर कि वो लालू राबड़ी के राज को जंगलराज साबित कर पाए थे। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का, शाम के बाद कोई निकलता था। हमारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब बात छोड़ो, अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मात्र, सबके लिए हम लोगों ने कहा। अब तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये कुछ अहम बयान रहे हैं जिसने हमेशा उन्हें जंगल राज वाले नैरेटिव के जरिए लालू यादव पर हमले का मौका दिया। 1990 में लालू यादव जब पहली बार बिहार के सीएम बने तब उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया था, लेकिन जल्द ही उनके शासन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे। 1995 से 2005 तक बिहार में अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति का बोलबाला हो गया। इस दौर में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारियों के दिन दहाड़े अपहरण का जिक्र किया जाता है। उस दौर में हुई राजनीतिक हत्याओं और रंगदारी टैक्स की यादें आज भी बिहार के जेहन में ताजा हैं। लालू राज में ही बिहार में आईएएस जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। उसी दौर में आईएएस की पत्नी के रेप कांड से भी बिहार बहुत बदनाम हुआ। 1997 में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दी थी और इसी जंगल राज शब्द को नीतीश कुमार ने सियासी हथियार बना लिया।
इसके बाद हर चुनाव में वो इसी से लालू यादव का शिकार करते रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या नीतीश इस चुनाव में जंगल राज को कैश करा पाएंगे, क्योंकि अब उनका महाजंगल राज स्टैब्लिश किया जा रहा है। चुनाव में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को आईसीयू में बता रहा है। 3 महीनों की क्राइम फाइल खोलकर पढ़ रहा है। 18 जून को लखीसराय में पंचायत मुखिया समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जून को नालंदा में 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 28 मई को दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर जान ले ली गई। 26 मई को मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ रेप की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। 20 मार्च को बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण के मामा को गोली मार दी गई। तेजस्वी यादव पिछले महीने बाकायदा लिस्ट पढ़कर सुना चुके हैं कि बिहार में कब किस तारीख में क्या अपराध हुए। इसमें सीधी रणनीति है कि नीतीश पर उन्हीं के हथियार से पलटवार किया जाए, वो भी पहले से ज्यादा धार के साथ। बिहार में महाजंगल राज के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अब राहुल गांधी ने भी लंबी चौड़ी पोस्ट की। राहुल ने फिर कहा कि नीतीश और बीजेपी ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। राहुल गांधी ने बिहार में अपराध को न्यू नॉर्मल और सरकार को नाकाम करार दिया। इसके आगे चुनावी मैसेज भी दिया कि बिहार को बचाना है तो सरकार बदलो। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं, और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। बिहार में बढ़ते अपराध के इस दौर में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार का सुशासन का सदाबहार स्लोगन पीछे छूट रहा है और महाजंगल राज शब्द जुबान पर चढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 दशक में अपराध कम होने का क्रेडिट उनका है, तो अब क्राइम बढ़ने का क्रेडिट उनका क्यों नहीं है। नीतीश को लेकर विपक्ष एक नैरेटिव पहले से ही चला रहा है। अब बिहार उनसे संभालते नहीं बन रहा, उनकी सेहत साथ नहीं दे रही। ऐसे में नीतीश को अनफिट साबित करने की पॉलिटिक्स में यह बढ़ता अपराध और तड़का लगा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है। विचित्र स्थिति जेडीयू की जोड़ीदार बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। उसकी टेंशन यह है कि क्राइम ग्राफ इस तरह से बढ़ता रहा तो चुनावी रैलियों में लालू के जंगल राज की याद कैसे दिलाएगी बीजेपी। नहीं दिला पाई तो फिर नतीजे अपने पक्ष में कैसे लाएगी बीजेपी। यह तो बात हो गई जंगल राज बनाम महाजंगल राज की। स्थिति यकीनन अनियंत्रित है, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जितनी जल्दी ये काबू में आ जाए उतना ही सरकार के लिए, वहां की जनता के लिए बेहतर होगा। जनहित में अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां वोट तो 3 महीने के बाद पड़ने हैं, लेकिन वोटरों को लेकर अभी से बवाल खड़ा हो गया है। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा का काम जोरों पर है, लेकिन विपक्ष को इस पर बड़ी आपत्ति है। चुनाव आयोग के अभियान को विपक्ष वोट बंदी कह रहा है। आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का आरोप है कि इसके जरिए वोटर लिस्ट से 2 करोड़ लोगों के नाम काटने की कोशिश हो रही है। सच की जमीन पर यह आरोप कितना टिकाऊ है, इस पर चुनाव आयोग की ओर से क्या कहा गया है, ऐसे सारे सवालों के जवाब तथ्यों और सबूतों के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग की पहल से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। यानी मतदाता सूची की समीक्षा को अब अदालती परीक्षा से गुजरना होगा। एक तरफ बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, और वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने एक सुर में चुनाव आयोग के अभियान पर फौरन फुल स्टॉप लगाने की मांग की है। इस पर अदालत ने सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सुनेगा, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी याचिकाओं की कॉपी चुनाव आयोग और केंद्र को भी देनी होगी, ताकि अदालत में उनके पक्ष भी रखे जा सकें। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के खिलाफ सियासी अभियान छेड़ने वालों पर सत्ता पक्ष ने तंज भी कसा है। सत्ताधारी गठबंधन इसे विपक्ष की हताशा और चुनाव पूर्व हार का एहसास करार दिया। मतदाता सूची का स्वच्छता अभियान कैसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, इस पर दोनों खेमे किस तरह से एक दूसरे पर जुबानी गोले दाग रहे हैं, आपको दिखाएंगे। अभी उनके बारे में जान लीजिए जिन्होंने चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में दस्तक दी है।
आज कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ साझा याचिका दायर की है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, जेडीयू से इस्तीफा दे चुके पूर्व विधायक मुजाहिद आलम, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, चुनाव और राजनीतिक सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की ओर से भी उच्चतम न्यायालय में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ अर्जियां दाखिल की गई हैं। इन तमाम अर्जियों में एक ही गुहार है, मतदाता सूची की समीक्षा का काम तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्ष के बड़े नेता और दिग्गज वकील अदालत में पैरवी करेंगे। चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ दलील की बुनियाद क्या है, इसे आपको वकील तल्हा अब्दुल रहमान की जुबानी सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इस तरीके से समरी इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की, प्लस इनके कई सारे क्वेश्चन हैं जो रूल्स के बाहर जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रीजनिंग है इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने का, इतना लास्ट मिनट पे करने का और इतनी तेज़ी से करने का कि कई लोग उसमें छूट सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन करा गया तो कोर्ट ने जो है थर्सडे की डेट दी है 10 तारीख की। विपक्ष का आरोप है कि यह कवायद सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। आरोप यह भी है कि इसके जरिए बड़ी तादाद में मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है, जबकि चुनाव आयोग की ओर से साफ कहा गया है कि बिहार ही नहीं देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा का अभियान चलेगा। यानी आज नहीं तो कल यह काम पूरे देश में होगा। विपक्षी दलों को आपत्ति इस बात पर भी है कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम बिहार में कैसे होगा, क्योंकि चुनाव अब सिर पर है। खासकर आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी गरीब और अशिक्षित तबके के लोग जरूरी दस्तावेज कैसे और कहां से जुटाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने वाले दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड का नाम क्यों नहीं है। तो यहां देश के नेता हों या फिर आम आदमी, हर किसी को अपने आधार कार्ड पर लिखी इस बात को बार बार पढ़ना चाहिए कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। साथ ही जो लोग समय की कमी की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि 2003 में भी यही काम बिना किसी तकनीकी मदद के सिर्फ 31 दिनों में ही पूरा हुआ था। इस बार भी समय भले ही 31 दिनों का मिला हो, लेकिन पूरी व्यवस्था आधुनिक तकनीकी से लैस है। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग की पहल को वोट बंदी का नाम देकर बिहार में नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जवाब के लिए जुबानी जंग की एक छोटी सी पॉलिटिकल पिक्चर देख लीजिए। हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए। बुलेट के सहारे वर्षों बरस तक चुनाव लड़ने वाले लोग बैलेट पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। महाराष्ट्र में घपला हुआ, 75 लाख वोट बढ़ाए, आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट कहाँ गए। इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है, चल रहा है सर्वे, उसका काम है वोटर लिस्ट ठीक करना। मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। भाई हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार फिर हर किस्म के भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। आयोग ने साफ साफ कहा है कि 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म जमा हुए होंगे। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के शुरुआती चरण में गणना फॉर्म बांटे जाने थे, जो लगभग पूरा हो चुका है, यानी फॉर्म सभी मतदाताओं को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
मतदाता 25 जुलाई 2025 से पहले किसी भी समय अपने दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। हालांकि मतदाता सूची के प्रारूप छपने के बाद अगर किसी दस्तावेज में कोई कमी है तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO दावा और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान उन मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिनके नाम मतदाता सूची के प्रारूप में हैं। 6 जुलाई शाम 6 बजे तक बिहार के करीब 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से लगभग 1 करोड़ 69 लाख ने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। 77,895 BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। BLO मतदाताओं की लाइव तस्वीरें ले रहे हैं और उन्हें अपलोड कर रहे हैं ताकि मतदाताओं को फोटो क्लिक करवाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाए। साथ ही इस प्रक्रिया को सुचारू और समय पर पूरा करने के लिए 20,603 BLO और नियुक्त किए जा रहे हैं। इस अभियान में सरकारी अधिकारी, NCC कैडेट और NSS सदस्यों समेत लगभग 4 लाख वॉलंटियर भी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में लोगों की मदद कर रहे हैं। इनके अलावा राजनीतिक दलों के 1,54,977 BLA भी इस अभियान में मदद कर रहे हैं। तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को जितना आसान बता रहा है, क्या हकीकत में भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम उतना ही आसान है? इस पर इस अभियान को असली जामा पहुंचाने में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर्स का क्या कहना है, उन्हें सुनना भी जरूरी है। पहले तो मांग रहा था कि आवासीय देना है, नहीं तो घर का बिजली बिल देना है। अब तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका प्रूफ रहना चाहिए कि मतलब आधार कार्ड में जन्म तिथि रहता है तो आधार कार्ड के अनुसार से उसको फार्म भर देते हैं। जातीय आवासीय मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है। पहले बोला गया था, अब तो मतलब कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। अगर जो दे रहा है ये ले रहे हैं, नहीं दे रहा है फिर वैसे ही फोटो को चिपका करके ले रहे हैं। समय तो कम है ही है सर, बहुत समय। 2003 का अगर उसमें नाम है तो 2003 वाले लोग का कुछ नहीं, बस ये सब नाम पता भर के तुरंत साइन करके हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा। बिहार में अभी करीब 8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से करीब 5 करोड़ मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2023 में हुए आखिरी वेरिफिकेशन में शामिल हैं। इन्हें बस सत्यापन करवाना है, गणना फॉर्म भरना है और उसे जमा कर देना है। असली चुनौती उन 3 करोड़ मतदाताओं के लिए है जिन्हें खुद के अलावा माता या पिता या फिर दोनों की नागरिकता के प्रमाण सौंपने हैं। इसी पर विपक्ष आपत्ति जता रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, अगर वैध मतदाताओं को उनका अधिकार मिलने की कवायद की जा रही है, अवैध मतदाताओं के नाम कटेंगे तो इस पर फिर इतना ऐतराज क्यों है? क्योंकि साल 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया था कि देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बिहार का सीमांचल इलाका बांग्लादेश से सटा है, जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 47% है। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सीमांचल की डेमोग्राफी बदल रही है, जबकि मुसलमान वोट बैंक की रहनुमा आरजेडी इसे फेक नैरेटिव बताती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यही वजह है जो विपक्ष 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं से उनके अलावा माता या फिर पिता या फिर दोनों की जन्मतिथि के प्रमाण मांगने पर अपना ऐतराज जता रहा है? बिहार में इस वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और यकीन मानिए आगे आने वाले वक्त में इस पर राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है। हर एक खबर आप तक बिहार से पहुंचाते रहेंगे। चुनावी राज्य है, सरगर्मी वहां पर तेज है। बिहार के बाद महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। आपको क्या लगा कि 5 जुलाई को ठाकरे बंधुओं के एक साथ जश्न मनाने से मराठी भाषा विवाद की इतिश्री हो गई? कतई नहीं। भाषा की लड़ाई अब भाषा के बिगड़ने पर पहुंच गई है। अब इसमें ऐसे ऐसे शब्द दाखिल हो गए हैं कि आप खुद कह उठेंगे कि भाई ये किस तरह की भाषा है। मराठी में बोलो या हिंदी में बोलो, कम से कम किसी को गली का कुत्ता, किसी को लकड़ बग्घा, किसी को आतंकी या किसी को पाकिस्तानी मत बोलो। भाषा के बारे में यह है कि जब ये बिगड़ती है तो सब बिगाड़ देती है और मेन मुद्दे से भटका देती है।
मराठी भाषा के विवाद में नया चैप्टर कैसे जुड़ा? हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदूवादी संगठनों पर दुकानदारों की मजहबी पहचान के लिए उनकी पैंट उतरवाने का आरोप लगा था। पहलगाम के आतंकियों से तुलना कर दी गई थी। कहा गया कि पहलगाम में आतंकी भी तो यही कर रहे हैं। यही तुलना अब महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने नाम और पता पूछकर गैर मराठियों से मारपीट करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों को भी पहलगाम के आतंकवादियों जैसा ही बताया है। इस तुलना पर उद्धव और राज की पार्टियां भड़क गई हैं। जुबानी लड़ाई बिगड़ गई है। पहले आपको सुना देते हैं आशीष शेलार ने इस पूरे मामले में क्या कहा था। सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। आशीष शेलार ने इस बयान में मराठी भाषा के नाम पर गैर मराठियों से मारपीट की आलोचना की, लेकिन बीजेपी विरोधियों ने आरोप लगाया कि सारे मराठी भाषियों की आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं। इसे एक अलग ही एंगल देकर हमले शुरू कर दिए गए। अब क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, वो भी सुन लीजिए। पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। मराठी भाषेचे मारेकरी आहेत आणि मग जर का त्यांनी विषय काढलाच असेल तर पहलगामचे अतिरेकी भाजपामध्ये गेले का हे त्यांनी सांगावं, मिळत कसे नाहीत। They want to create fear and instability in Maharashtra. These are the same people who want to create division in Maharashtra. This is BJP's basic rule, divide and rule. कि ये जो कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, बीजेपी जो भी बोलती है आपको पेस्ट करना पड़ता है, वो कृपा करो आप बंद करो, नहीं तो इससे मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंच सकती है। वाले अच्छा, आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार, गाडी ठोकणार। अच्छा, ये चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। मनसे के लोगों का मराठी समाज के मान सम्मान में कोई विश्वास नहीं है। हम कुटुंब व्यवस्था तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते, बेलगांव के टेररिस्ट से करते। मिस्टर शेलार ये मंत्री है, तो ये सरासर गलत है। कानफट इथंच बसणार। मराठी भाषा पर सियासी लड़ाई का कनेक्शन सीधे सीधे बीएमसी चुनाव से भी है, जो हम पहले भी जनहित में आपको बता चुके हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में साइडलाइन हो चुके उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को साथ साथ थे। मराठी भाषा को बचाने के नाम पर नई जुगलबंदी की शुरुआत की। ठाकरे ब्रदर्स की इस रीयूनियन को ब्रेक करने के लिए ही मराठी वर्सेस गैर मराठी के सामने हिंदुत्व का नैरेटिव चला गया था। चैलेंज दिया कि दोनों भाई उन मुस्लिमों से भी जोर जबरदस्ती करके दिखाएं जो मराठी नहीं बोलते हैं। बीजेपी ने चैलेंज दिया कि एमएनएस और शिवसेना यूबीटी हिम्मत है तो मुस्लिमों से भी मराठी बुलवाकर दिखा दें। 5 दिन पहले यह सवाल नीतीश राणे ने किया था और आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने राज और उद्धव को चैलेंज देते हुए सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की है। इसमें लिखा गया है कि मुंबई में हिंदी भाषियों को मारने वालों, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता है कौन शेर खुद फैसला कर लें। निशिकांत दुबे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ठाकरे बंधुओं को यूपी बिहार आकर दिखाने की चुनौती भी दे डाली है। इसके आगे निशिकांत दुबे ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं। हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है में हिम्मत है
तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान पर उद्धव की सेना भी चुप नहीं रही। बिगड़े बोल का जवाब बिगड़े बोल से दिया गया। खुद उद्धव ने निशिकांत की तुलना एक जानवर से कर दी। और इतना ही नहीं, इस विवाद को महाराष्ट्र वर्सेस यूपी बिहार बनाते हुए शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस भी उद्धव के साथ खड़ी हो गई और निशिकांत दुबे के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बोला गया। ऐसे कुछ लकड़बग्गे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी कहें, आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं तो आप अपना काम संभालिए। तर असे जे कोणी जे आहेत, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में एक बार आइएगा, महाराष्ट्र में आके मराठी के खिलाफ एक बार बोल के दिखाइएगा, वो हम देखते हैं आपकी हिम्मत। निशिकांत दुबे जो है एक विकृत मानसिकता के इंसान है। जिस तरह से वो हमेशा ही जो है वो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, कुछ अलग ऐसा स्टेटमेंट करते हैं जिससे समाज में झगड़ा हो। मुझे नहीं समझ में आता उनका क्या संबंध है मराठी भाषा के ऊपर बात करने में। गैर मराठियों से खुलेआम मारपीट हुई, उसके बावजूद शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि कोई भी मारपीट भाषा के आधार पर नहीं की गई। बहरहाल गुंडागर्दी की बात पर शिवसेना शिंदे के संजय निरुपम ने भी काउंटर किया है और उसके लिए एक वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने का मोटिव यह था कि मराठा अस्मिता और मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर राज और उद्धव की पार्टियां सिर्फ गुंडागर्दी कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस वायरल वीडियो में दावा है कि एमएनएस के एक नेता जावेद शेख का बेटा कार में सवार है और बीच सड़क पर एक मराठी भाषी महिला से गाली गलौज बदसलूकी कर रहा है। आरोप है कि एमएनएस नेता के बेटे ने पहले तो महिला की गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद रसूख दिखाकर धमकी देने लगा। मराठी भाषी महिला उसे कह रही है कि क्या यही सम्मान करते हुए तुम लोग मराठी भाषा का, जैसा कि आप सुन भी पा रहे हैं। यह वीडियो शेयर करते हुए संजय निरुपम ने लिखा कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनसे के एक नेता का बेटे ने, उस बेटे ने इस महिला को न सिर्फ गाली दी, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है। यह जो लड़का है, यह मनसे के कोई उपाध्यक्ष हैं जावेद शेख, उनका सुपुत्र है। यह राहिल या साहिल नाम का जो लड़का है, यह नशे में धुत है। एक ऐसा मुसलमान है जो शराब पी के घूम रहा है। उसका शराब पी के उसने गाड़ी चलाई और जाकर गाड़ी ठोक दी और जब इस महिला ने विरोध किया तो इस महिला को गाली दी और उसके बाद बार बार अपने बाप के पोजीशन को फ्लॉन्ट कर रहा है। तो महाराष्ट्र में भाषा किस तरह से बिगड़ चुकी है, भाषा की ये सियासत किस करवट लेगी, और यकीनन ये कम से कम उस प्रदेश के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। जैसे और खबर प्रतिक्रिया सामने आएगी, जनहित में आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब ऐसे शख्स के जज्बात और जुनून की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसके सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद की कहानी हर कोई जानने लगा। लेकिन इस शख्स ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चट्टान जैसी चुनौतियों का सामना किया है। मैं बात कर रही हूं टीम इंडिया के नए उभरते सितारे आकाशदीप की, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया तो अपनी बीमार बहन को जीत समर्पित कर जिंदगी की जंग जीतने की प्रेरणा दी है। आकाशदीप की बुलंदी त्याग, समर्पण और साहस की नई गाथा है। इस बुलंदी पर पहुंचना किसी के लिए भी सपने को हकीकत में बदलने जैसा है। आकाश को कभी गरीबी ने चुनौती दी तो कभी पिता के देहांत ने तोड़ दिया। भाई की मौत ने भी उन्हें गहरे सदमे की खाई में उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खुद को लगी गंभीर चोट उनकी रफ्तार थामने की कोशिश करती रही। दुखों का पहाड़ तो तब टूट पड़ा जब आकाशदीप को उनकी बहन के कैंसर के बारे में पता चला। आकाशदीप ने कैंसर से लड़ रही बहन के नाम इस जीत को समर्पित किया है। आकाश ने उम्मीदों का दीप अपनी बहन के दिल में भी जलाए रखा है। इंग्लैंड में एजबेस्टन टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले आकाशदीप ने पहली पारी में 4 विकेट लिए तो दूसरी पारी में 6 विकेट, जिससे मैच के दौरान अंग्रेजी बल्लेबाजों को कभी संभलने का मौका नहीं मिला। आकाशदीप की गेंदबाजी का असर
किसी बिजली के कौंधने जैसा है। जाहिर है भारत को उनके रूप में नया स्विंग मास्टर मिल गया है, तो उनकी बहन को कैंसर से लड़ने की नई प्रेरणा मिल गई है। मैं इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि अपना जीवन का पूरा इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए समर्पित किए। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। कब बात हुई जीतने के बाद? रात में सेलिब्रेशन करने के बाद बात किए थे। क्या कहे आपसे? मतलब बोले कि मैं तो पूरा देश के सामने मतलब ये बताते नहीं थे, फिर भी हम बता दिए ये। आकाशदीप की बहन ज्योति के साथ साथ उनकी मां लड्डूमा देवी भी बेहद भावुक हैं। बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। क्या कहा जब जीतने के बाद आकाश से बात हुई, क्या कहा आपने? ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो, 10 विकेट लेकर। आकाशदीप की बुलंदी की कहानी किसी मुकद्दर के सिकंदर जैसी है। आकाशदीप के पिता को बचपन में उनका क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। हर पिता की तरह आकाश के पिता भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन किस्मत आकाशदीप को आसमान की ऊंचाइयों पर बैठाना चाहती थी। मां की मदद और आकाश की अनंत इच्छा शक्ति उन्हें आगे बढ़ा ही रही थी कि उनके पिता और बड़े भाई का साल 2015 में साथ छूट गया। आकाशदीप के परिवार में मानो भूचाल आ गया हो, लेकिन घर की देखभाल करने के साथ साथ देश के लिए क्रिकेट खेलने की इच्छा उनकी कभी खत्म नहीं हुई। आकाशदीप ने बंगाल में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, फिर रास्ता बनता चला गया और मंजिलें करीब आती गई। आकाशदीप ने 2019 में बंगाल के अंडर 23 टीम में जगह पाई तो T20, लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट में जल्द ही अपनी छाप छोड़ दी। रणजी ट्रॉफी 2019-20 में 35 विकेट लिए तो बंगाल को फाइनल तक भी पहुंचाया। आकाशदीप को आरसीबी ने 2022 में साइन किया, जहां उन्हें विराट कोहली जैसे लेजेंडरी का साथ मिला। कहते हैं ना कि रोशनी अगर हो खुदा को मंसूर तो अंधेरे में भी चिराग जलते हैं। कुछ वैसा ही पिछले साल 2024 में आकाशदीप के साथ हुआ। पिछले साल रांची टेस्ट मैच की शुरुआत से एक रात पहले आकाशदीप के होटल रूम के दरवाजे पर कप्तान रोहित शर्मा ने दस्तक दी। अंदर आने पर रोहित शर्मा ने आकाशदीप को बताया कि कल सूर्योदय होते ही उनके करियर का सारा अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। और फिर वही हुआ जिसके लिए आकाशदीप ने सारी जिंदगी इंतजार किया था। कोच राहुल द्रविड़ ने आकाशदीप को टेस्ट कैप 313 दिया तो कप्तान रोहित शर्मा ने उनके हाथ में नई गेंद। स्विंग मास्टर आकाशदीप की मां और बहन ही नहीं बल्कि रोहतास में रहने वाले उनके भाई रविशंकर सिंह भी बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि आकाशदीप 3 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। जाहिर है आकाशदीप के लिए अब क्रिकेट जगत में नई जमी है तो नया आकाश भी है, जहां वो नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आकाशदीप के सामने अब सारा आकाश है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। उनकी मेहनत, उनके जुनून और जज्बे ने आज इस मुकाम पर उन्हें खड़ा कर दिया है। बेहद भावुक कर देने वाली, उतार चढ़ाव से भरी हुई आकाशदीप की कहानी आपने सुन ली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।